हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल में फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिकली क्लास 9th और क्लास 10th के चैप्टर का मेंसुरेशन। इसमें क्या होता है, जनरली आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत जो होती है आप लोगों को वो फॉर्मूले लर्न करने की होती है। तो इसमें आज हम लोग इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एक भी फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ना पड़े और सारे के सारे आप बिना फॉर्मूले के पूरा मेंसुरेशन चैप्टर, चाहे वो क्लास 9th का हो चाहे वो क्लास 10th का हो, और इससे नीचे क्लास में भी अगर आपको ज़रूरत है तो इसी से ही आप सीख सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी एक क्लास के लिए ही है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। सबसे पहली बात तो मेंसुरेशन पढ़ने के लिए हम लोगों को 2D और 3D शेप के बारे में जानना होगा कि 2D शेप और 3D शेप क्या होते हैं। तो 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल शेप। तो 2 डायमेंशनल शेप्स ऐसे शेप्स होते हैं जिसमें 2 डायमेंशंस होती है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। तो अगर कोई एक एग्जांपल ले ले तो उसमें होता है एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अलावा स्क्वायर, स्क्वायर के अलावा ट्रायंगल, ट्रायंगल के अलावा सर्कल। ये जितने भी फिगर बनते हैं आपके वो सारे के सारे 2 डायमेंशनल शेप्स में बनते हैं। और अगर इसी के अलावा अगर देखा जाए तो 3D शेप जो होता है तो 3D शेप हमारा 3 डायमेंशंस में बनता है। 3 डायमेंशन का मतलब जैसे ये x, ये z एक्सिस। तो जो z एक्सिस है ये तो हमारी होगी 2D डायमेंशन, मतलब कि यहाँ पर 2D शेप बनेगा। 3 डायमेंशनल शेप्स में इसमें ये तीनों डायमेंशन में जब आ जाता है तब ये 3 डायमेंशनल शेप कहलाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल इसका आ जाएगा क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो ये 3 डायमेंशनल शेप होगा। ये देखिए, इसमें एक डायमेंशन x में गई है, एक डायमेंशन y में गई है और एक डायमेंशन z में गई है। मतलब कि डायमेंशन का मतलब विमा, विमाएं का मतलब यहाँ पर जितनी साइड्स हैं। तो एक ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो ये 3 डायमेंशन होता है। तो 3 डायमेंशनल शेप्स में आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मिलती है और जबकि 2 डायमेंशनल शेप में सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई मिलती है। अब आइए इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग पहले मेंसुरेशन में। तो 3D शेप 2 तरह का हुआ करता है। एक हुआ करता है प्रिज्म और एक होता है पिरामिड। ठीक, तो प्रिज्म और पिरामिड। अब यहां पर 2 तरह के 3D शेप आए। तो 2 तरह के 3D शेप का मतलब कि आपको एक प्रिज्म शेप पढ़ना है और एक आपको पिरामिड शेप पढ़ना है। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस होता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। प्रिज्म शेप का मतलब होता है कि कई सारे आपने ऐसे 3D फिगर देखे होंगे जिसमें जो बेस पर कोई शेप रहता है तो वही टॉप पर है। तो बेस में जैसे कि मान लिया ये एक रेक्टेंगल है, ठीक, एक आयत है। अगर इसके टॉप में मतलब कि इसके ऊपरी हिस्से में भी अगर मैं आयत बना दूं और उसके सभी कोनों को मैं एक साथ जोड़ दूं तो ये जो शेप आपका तैयार होगा ये आपका तैयार होगा प्रिज्म शेप। और इसका जो नाम होता है वो होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। यहीं अगर आप लोग इसमें अगर नीचे एक रेक्टेंगल बनाएं और ऊपर सिर्फ एक पॉइंट हो और उस पॉइंट से अगर आप रेक्टेंगल के हर एक बिंदुओं को जोड़ दें तो ये जो आपका तैयार होगा शेप ये होगा पिरामिड शेप। तो प्रिज्म और पिरामिड में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि प्रिज्म का मतलब होता है जो बेस पर शेप होगा वही शेप टॉप पर होगा, और पिरामिड में क्या होगा, जो बेस पर शेप हो चाहे कैसा शेप हो, तो जो बेस पर शेप होगा ऊपर वो सभी पॉइंट इसके जो भी होंगे वो सारे के सारे उसके एक पॉइंट से ऊपर मिल रहे होंगे। तो ये जो शेप बनेगा ये पिरामिड बनेगा। तो जैसे अब जो आप लोगों के सिलेबस में है उसमें कौन कौन सा प्रिज्म शेप है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा क्यूब, घन, फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्यूबॉइड, घनाभ, और फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा सिलेंडर। सिर्फ आपको इन तीनों के बारे में ही प्रिज्म शेप में आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है और बेसिकली आपको इन्हीं केवल 3 शेप के बारे में ही पूछा जाता है। और बाकी अगर आप इनका फॉर्मूला बनाना सीख गए, इसमें सभी चीज़ें आप लोग अगर इन तीनों से सीख गए तो फिर आपको सभी तरह के प्रिज्म के शेप के फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे, चाहे उसमें बेस में चाहे जैसा भी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्यूब के बारे में। तो उसमें सबसे पहले होता है CSA। CSA का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, या तो इसी को कई जगह लिख के आता है LSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। फिर इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा टोटल सरफेस एरिया, और एक जो लास्ट चीज आएगी वो आएगी आपकी वॉल्यूम। ये 3 चीज, ठीक। तो अब आइए, अब हम लोग यही 3 चीज हर एक शेप की जो होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्यूब का हम लोगों को क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कि किसी एक शेप का केवल बाहर बाहर वाला हिस्सा, बाहर बाहर वाले का मतलब कि कोई एक आकृति होगी, उसकी ये जो क्यूब है, जिस कमरे में अच्छा आप बैठे होंगे उस कमरे की चारों तरफ की जो दीवारें हैं, तो दीवारों को अगर बाहर से हम लोगों को रंगना होगा तो उसके लिए हम लोगों को उस दीवार का कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि जो किनारे किनारे की जितनी भी क्षेत्रफल निकलेगा, जो एरिया निकलेगा, वो हमारा कहलाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ये चीज़ देखिएगा, अपने ही जगह पर बैठे बैठे किसी भी कमरे में बैठे हो तो उस जगह पर देखिएगा कि वो जो दीवार बनी है वो असल में बनी कहाँ है, कौन सी डायमेंशन में बनी हुई है, इसको आपको देखना है। तो जो पूरी की पूरी दीवार बनी हुई है वो सबसे पहले गौर करिए कि वो ज़मीन की जो बाउंड्री है, ज़मीन की बाउंड्री में वो बनी हुई है। कि अगर आपको इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए ज़मीन की बाउंड्री, तो ज़मीन की जो सीमा है, तो उसको हम लोग ज़मीन पर जो भी आकृति बनी होगी उसका हम लोग परिमाप कहेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी जितनी भी होगी लंबाई उसको हम लोग गिनेंगे ना, क्योंकि पूरी दीवार उसी ज़मीन पर बनी हुई है, उसके बाउंड्री पर बनी हुई है। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि जो ज़मीन है तो ज़मीन का पूरा हम लोग पहले परिमाप निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर परिमाप क्यों निकाल रहे हैं समझ में आया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है बना रहे हैं। क्या किया हमने कि जो ज़मीन है तो ज़मीन में चाहे जो भी शेप हो उसके किनारे किनारे में पूरी दीवार खड़ी हुई है, तो जो बाउंड्री है तो बाउंड्री के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए पेरीमीटर या परिमाप। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले CSA अगर किसी का निकालना हो तो क्या जरूरी है उसके लिए, पेरीमीटर बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, और साथ ही साथ और एक चीज़ गौर करिएगा कि जो ये ज़मीन की बाउंड्री हो गई इस पर बनी हुई है, और दूसरी डायमेंशन कौन सी दिखेगी आपको, ये जो ऊपर की हाइट है, ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, तो मतलब कि हाइट है ना, ऊंचाई है हर जगह से। तो इसका मतलब कि जो ज़मीन की बाउंड्री है, बेस का जो पेरीमीटर है, अगर उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करवा दें उसकी ऊंचाई का, मतलब किसका, हाइट का, तो जो हमारा इसका जो आंसर निकलेगा वो हमारा निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि क्या, CSA। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पहले से फॉर्मूला पता होगा 4a²। अब वो आया कहाँ से, देखिएगा इसी से आएगा। हम लोग केवल इसको दिमाग में रखेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग केवल इसको दिमाग में रखेंगे और बाकी पूरे फॉर्मूले हम लोग निकालते जाएंगे। तो क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया पहले बनाते हैं, ठीक। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर का मतलब कि बेस में जो इसके शेप बना हुआ है वो है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा 4a का मतलब सभी साइड का सम, 4a और मल्टीप्लाई हाइट, हाइट यहाँ पर इसकी क्या है, a ही है कि नहीं, है a। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4a²। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। और जो क्षेत्रफल होता है उसकी यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर, मतलब कि जो यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद बात आती है हमारी टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। गौर कीजिएगा, टोटल का मतलब कि सभी क्षेत्रफल जितना भी है उस शेप में, उस आकृति में, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये 4 दीवार तो हमारी हो गई जो कमरे की थी। अब उसमें बची कौन कौन सी क्षेत्रफल, एक छत का क्षेत्रफल बचा और एक जमीन का क्षेत्रफल बचा। तो जब अगर हम लोग चारों दीवारों के क्षेत्रफल में जमीन का, छत का और जमीन का जोड़ देंगे तो वो हमको टोटल सरफेस एरिया दे देगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनाने के लिए CSA में बेस का एरिया, इसको लिख लीजिएगा, बेस का एरिया और प्लस टॉप का एरिया, ठीक। तो अब आइए, अब हम लोग इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोग इसको लिखे रहिएगा। अब ये टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो TSA के लिए अभी अभी हमने पढ़ा कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो इस शेप का हो तो उसमें मतलब कि 4a² में आपको जोड़ देना है बेस का एरिया। बेस में क्या है, एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के एरिया a² होता है, तो a² को टॉप का एरिया, टॉप के एरिया में भी क्या है, एक स्क्वायर है, तो उसमें भी a²।
तो कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया और टॉप का एरिया जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या बन जाएगा, 4, 5, 6, मतलब कि 6a², और इसकी भी यूनिट स्क्वायर होगी। आई बात समझ में। अब आइए इसका निकाल लेते हैं हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए अभी आप जिस जगह पर बैठे होंगे, जिस भी कमरे में बैठे होंगे, तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, मतलब कि जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह पर कितनी जगह है, कितनी हवा भरी जा सकती है या कितना पानी भरा जा सकता है, ये आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। तो वॉल्यूम के लिए अगर आप उसमें पानी भरना चाहते तो वो भरेगा कहाँ कहाँ, उसको आप लोग सोचिए। तो सबसे पहले जो पानी भरना स्टार्ट होगा वो ज़मीन से होगा। ज़मीन का मतलब पूरी की पूरी ज़मीन घेर लेगा। तो जितना ज़मीन का पूरा क्षेत्रफल होगा उतना, मतलब कि बेस का एरिया, साथ ही साथ भरते 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 वो ऊंचाई पाएगा। तो बेस का एरिया और मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम लोग को वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए आपको बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा क्या निकल आएगा, उस शेप का वॉल्यूम। तो क्यूब का फिर वॉल्यूम कितना निकलेगा, बेस में है इसके स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया a², फिर मल्टीप्लाई हाइट का मतलब ऊंचाई, स्क्वायर की ऊंचाई कितनी है, a, तो यहां पर क्या आ जाएगा, a। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा, a³। ये आपका क्यूब का वॉल्यूम हो गया। और तीनों वॉल्यूम आप लोगों ने लर्न किया होगा। इसी तरीके से अभी मैं आपको सारे के सारे जितने भी आपने शेप लर्न किए उस सब के सिर्फ और सिर्फ इसी से निकल आएगा, और आपको फिर अलग से उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपको 3D शेप के लिए सिर्फ 3 चीज़ याद रखनी कि कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस का पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट। टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया में जमीन का और छत का जोड़ देंगे एरिया, तो टोटल सरफेस निकल आएगा। वॉल्यूम के लिए बेस के एरिया में हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से वॉल्यूम निकल आएगा। अब आइए तुरंत जितने 3D शेप बचे उन सब का कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो इस चीज़ को आप नोट किए रहेंगे, मैं यहाँ पर फटाफट उसका फॉर्मूला बनाता जाऊँगा। ये हो गया हमारा क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो CSA निकालना है। तो CSA के लिए बेस का पेरीमीटर, बेस में है रेक्टेंगल, इसके रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L+B, बेस का पेरीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट। तो ये जो आपका फॉर्मूला तैयार होगा वो क्या होगा, 2HL+B। ये आपका तैयार हो गया क्यूबाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर उसके बाद बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब कि 2, अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक, क्योंकि मुझको वही फॉर्मूला बनाना है जैसा आप लोगों ने लर्न किया। हालांकि मैं लिख दूंगा तो गलत नहीं है, अगर आप लिख देंगे तो गलत आंसर नहीं आएगा, आएगा वही। लेकिन फिर भी अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो फॉर्मूला आपका वही तैयार हो जाएगा जो आपने लर्न किया। तो 2H का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो 2HL+2HB, ये हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में जमीन का एरिया, जमीन है रेक्टेंगल शेप की, रेक्टेंगल का एरिया होता है LB, प्लस टॉप भी है रेक्टेंगल शेप का, उसका एरिया क्या होता है LB। तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2, ये भी LHL प्लस HB प्लस 2LB, ये हो जाएगा मिलने पर। सबसे 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 यहाँ पर कॉमन आया, पहले एक बार LB प्लस फिर इसको मैं BH भी लिख सकता हूँ और प्लस इसको मैं HL लिख सकता हूँ। तो ये आपका तैयार हो गया क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। अब इसका लास्ट बचा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है बेस का एरिया, तो बेस में है इसके रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। यही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, LBH, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यूनिट क्यू। ये इसका क्यूबाइड का बन गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिलेंडर।
तो सिलेंडर के लिए हम लोगों को पता है कि सिलेंडर एक सर्कुलर प्रिज्म होता है, तो इसका मतलब कि बेस में आपके क्या रहेगा, एक सर्कल जिसकी रेडियस हम लोगों ने मान ली r, और ऊपर भी क्या रहेगा सर्कल, सर्कल की वही रेडियस होगी r, और इसको जोड़ देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा सिलेंडर, और इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी h। अब इसके बाद हम लोग इसका सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस और क्या कहते हैं टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, फिर वही चीज, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर मतलब बेस में है इसके सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, यह सर्कमफ्रेंस 2 पाई r होता है, और मल्टीप्लाई हाइट, तो मतलब कि h हो गया, बेस में 2 पाई r और मल्टीप्लाई h। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद जो टोटल सरफेस एरिया होता है, तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और प्लस टॉप का एरिया वो भी पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा एच प्लस आर। ये आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया हो गया। फिर इसके बाद एक आता है वॉल्यूम, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट है इसकी h। आई बात समझ में? तो ये हमारा प्रिज्म शेप का जितना भी फॉर्मूला था वो तैयार हो गया। अब एक लास्ट चीज जो पिरामिड शेप में एक कोन शेप बचता है, तो कोन का एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। कोन शेप के लिए क्या होगा, बेस में सर्कल होगा और ऊपर पॉइंट में मिल जाएगा क्योंकि वो एक पिरामिड है। कोन शेप के लिए जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, तो जब पिरामिड शेप का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमेशा ध्यान दीजिएगा 1/2 और CSA ऑफ प्रिज्म। ये प्रैक्टिकली पाया गया है कि जो कोन शेप का जो एरिया होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, उसी के प्रिज्म शेप का आधा हुआ करता है। इस बात को आपको केवल याद रखना है। तो पहले हम लोग इसके प्रिज्म शेप का हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो जो इसके प्रिज्म शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा मतलब कि सर्कुलर प्रिज्म, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ करता है, 2 पाई आर एच हुआ करता है कि नहीं हुआ करता। तो इसके लिए हम लोग पहले बेस, अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा तो देखिए क्या करेंगे, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। हाइट इस बार ध्यान दीजिएगा हम लोग कहां की लेंगे, बाहर की, क्योंकि वो तिरछी हाइट लेंगे क्योंकि हमको बाहर रंगना है या बाहर का एरिया निकालना है। तो इस वजह से हम लोग कहां की लेंथ वो हाइट लेंगे, बाहर की। तो 2 पाई आर इंटू एल और साथ साथ इसका 1/2, इतना आपको याद रखना है। ये 2 से ये 2 कट गया तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आया वो क्या निकला, पाई आर एल, ये निकल के आया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए याद रखिएगा कि आपको कर्व्ड सरफेस एरिया जो उसका प्रिज्म का होगा उसका आधा कर देना है। प्रिज्म का मतलब ये नहीं कि आप सिलेंडर के प्रिज्म का रख दें, उसमें क्या होगा कि हाइट जो ली थी वो परपेंडिकुलर हाइट थी, बस आपको उसमें यहाँ पर हाइट चेंज करनी क्योंकि किनारे यहाँ पर पेंट करना इसकी हाइट आएगी, इस वजह से। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल हो गया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए फिर वही चीज, उसमें क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया में पहले बेस का एरिया, बेस में इसके क्या बना हुआ है सर्कल, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, प्लस टॉप का एरिया। टॉप का एरिया तो अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो टॉप तो इसमें है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें हम लोगों को टॉप का एरिया नहीं जोड़ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसके बाद बात आती है वॉल्यूम की। तो जो वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका क्या होगा, बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर और हाइट इसमें क्या लेंगे h, क्योंकि पानी अगर भरा जाए तो इसमें अंदर भरा जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पाया गया है कि ये जो है ये प्रिज्म शेप का, जब यहाँ पर ये पूरी ऊंचाई यहाँ तक होती है, लेकिन ये हो गया है कोण क्योंकि इसकी ऊंचाई हो गई इस तरह से, तो इसका कुछ हिस्सा तो हट गया होगा ना। तो जो हिस्सा हट जाता है तो उसके बाद जो बचता है तो हर बार 1/3 बचा करता है।
तो पिरामिड के केस में आपको बस इतनी सी चीज याद रखनी, और आपका मुझको लगता है जितना भी शेप का फॉर्मूला है वो आपका तैयार हो चुका है। तो जो एक लास्ट चीज बचती है जिसको आपको याद कर लेना है वो है स्फीयर। ये एक तरह का स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर में आप ये याद रखिएगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर हुआ करता है, और उसका जो फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है 4πr²। इसको अभी आप लोग नहीं निकाल सकते, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेशन, तो पॉसिबल है कि आप वहां से इसको निकाल सकें। ठीक, तो आपको इसको याद कैसे रखना है कि जो स्फीयर बना है वो एक बना है सर्कल से, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो आपको बस इतना याद रखना है कि स्फीयर का मतलब एक गेंद, सर्कल मतलब चूड़ी, स्फीयर का मतलब एक गेंद, तो जो उसका एरिया बनेगा वो क्या बनेगा 4πr², मतलब उसका 4 गुना, और इसका जो वॉल्यूम होगा वह 4/3πr³। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब इसके बाद एक बिल्कुल लास्ट चीज जो है वो है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब अर्धगोला, मतलब कि जब गेंद को बीच से काट दिया जाए तो उसके बाद जो शेप बन के निकलेगा वो होगा हेमिस्फीयर। की जो क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा जो स्फीयर का था, अब स्फीयर का था 4πr², उसका हो गया है आधा, तो उसका हम लोग आधा कर देंगे तो क्या निकलेगा, 2 से ये 2 कटेगा तो क्या बनेगा 2πr²। ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका, टोटल सरफेस में फिर वही कॉन्सेप्ट कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें या तो बेस का जोड़ दीजिए या तो टॉप का। तो इसमें देखिए बेस में तो है नहीं, बेस में केवल एक कर्व्ड सरफेस एरिया, तो टॉप में क्या बना हुआ है इसके एक सर्कल, तो जो सर्कल बना हुआ है सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो क्या बनेगा 3πr²। फिर इसके बाद इसका जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम स्फीयर का आधा हो गया, मतलब कि 1/2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये 2 से ये 4 2 बार में कटेगा तो क्या बनेगा 2/3πr³। आई बात समझ में? तो मुझको लगता है कि आपके सिलेबस में जितना शेप था उतना सब हो चुका है। एक लास्ट आपका क्लास 10th का सबसे लास्ट टॉपिक बचता है फ्रस्टम। फ्रस्टम को समझाने के लिए उसमें भी एक बिल्कुल अलग काफी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, इस वजह से उसको मैं यहाँ पर नहीं समझा पा रहा हूँ। जैसे मौका मिलेगा मैं फ्रस्टम के बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका भी एक एक फॉर्मूला जो भी होता है वो सब के सब फॉर्मूला भी डिराइव करके निकाला जा सकता है, और लर्न करने का भी उसका एक तरीका होता है। तो मुझको लगता है कि आज जितना भी आप लोगों ने शेप पढ़ा होगा अपने 3D शेप में वॉल्यूम वाले चैप्टर में, तो बेसिक चीज जो आपको पढ़ी, जो बेसिक चीज आपने समझी है वो सारी की सारी इसमें है, और इससे आप कोशिश करिएगा आप लोग अपने बुक के जो क्वेश्चंस है उसको लगा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको ये चीज एक बार बेसिकली उसको बहुत आसानी से समझनी होगी। ये नहीं समझना कि हमारे लिए लर्न करना आसान है। तो जिन जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।